16 मई 2008 नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार। एक शांत सी गर्मी की सुबह थी जो तलवार परिवार के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाली थी। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार अपनी 14 साल की बेटी आरुषि को जगाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं, पर वो उठ नहीं रही थी। और यहीं से मतलब कहानी का वो पहला छोटा सा पेंच सामने आता है जो बाद में बहुत जरूरी हो गया। आरुषि का कमरा बाहर से बंद था। हाँ। अब ये कोई बहुत अजीब बात नहीं थी क्योंकि वो लोग अक्सर सुरक्षा के लिए ऐसा करते थे, लेकिन यही छोटी सी बात बाद में पूरे केस की दिशा तय करने वाली थी। बिल्कुल। और जब उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला तो तलवार परिवार की दुनिया मतलब एक पल में बिखर गई। उन्होंने अंदर क्या देखा? आरुषि अपने बिस्तर पर थी, एक सफेद चादर से ढकी हुई, और उसका गला कटा हुआ था। लेकिन यहां कुछ ऐसा था जो किसी भी क्राइम सीन से बिल्कुल अलग था। हाँ, कमरे में संघर्ष का कोई निशान नहीं था। सब कुछ अजीब तरह से साफ था, व्यवस्थित था। सही का। खिलौने अपनी जगह पर, एक तौलिया करीने से रखा हुआ, ये किसी हिंसक अपराध की जगह लग ही नहीं रही थी। और देखिए, जांच की दुनिया में एक सैनिटाइज्ड या साफ सुथरा क्राइम सीन हमेशा एक खतरे की घंटी होता है। अच्छा। हाँ, ये या तो किसी बेहद शातिर प्रोफेशनल कातिल की तरफ इशारा करता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जो सबूत मिटाने की बहुत कोशिश कर रहा हो। और इसी अजीब शांति के बीच एक थ्योरी ने तुरंत जन्म लिया, जिस पर पुलिस से लेकर पड़ोसियों तक मतलब लगभग सबने यकीन कर लिया कि घर का नौकर हेमराज आरुषि की हत्या करके भाग गया है। एग्जैक्टली। ये उस वक्त का सबसे सीधा, सबसे आसान और शायद सामाजिक रूप से सबसे स्वीकार्य जवाब लग रहा था। और यहीं पर पहली गलती हुई। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। जब आपके पास एक आसान कहानी होती है, जैसे मालिक की बेटी को नौकर ने मार डाला, तो जांच भी अक्सर उसी कहानी को सच साबित करने वाले सबूत ढूंढने लगती है और उन सबूतों को नजरअंदाज कर देती है जो कहानी पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और अगले 24 घंटे तक ठीक यही हुआ। पुलिस आई, क्राइम सीन को कह सकते हैं कि ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। लोग आ जा रहे थे। हाँ, फर्श पर खून था, विस्की की एक बोतल थी, लेकिन एक ही शख्स गायब था, हेमराज। पूरे देश में उसकी तस्वीर हत्यारे नौकर के तौर पर चल रही थी। ये क्लासिक ओपन एंड शट केस लग रहा था। एक संदिग्ध है जो मौके से फरार है, तो जांच का पूरा फोकस बस उसी को खोजने पर टिक गया था। किसी ने कुछ और सोचने की जहमत ही नहीं उठाई। और फिर लेकिन यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। अगले दिन जब एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने छत पर जाने की सलाह दी, तो उसी घर की छत पर एक बंद दरवाजे के पीछे, वो दरवाजा जिसे पहले दिन किसी ने जांचने की जहमत नहीं उठाई थी, हाँ, उसी दरवाजे के पीछे हेमराज का शव मिला। अविश्वसनीय। मतलब जिस दरवाजे को पहले दिन जांचना जरूरी नहीं समझा गया, उसके पीछे केस का सबसे बड़ा सुराग था। ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं थी, ये एक ऐसी चूक थी जिसने पूरी जांच की नींव ही हिला दी। देश हत्यारा मान रहा था, वो खुद एक शिकार था। अब यहीं से जांच की दिशा 180 डिग्री घूम जाती है। ये एक हत्या का मामला नहीं बल्कि एक बेहद उलझा हुआ दोहरा हत्याकांड बन गया। सही। जब आपका मुख्य संदिग्ध ही पीड़ित निकल आए तो जांच शून्य पर वापस आ जाती है। पहले 24 घंटे की पूरी मेहनत, मीडिया में बनी पूरी कहानी, सब कुछ एक झटके में बेकार हो गया। अब सवाल ये नहीं था कि हेमराज कहाँ है। सवाल था उस रात उस बंद घर में असल में हुआ क्या था। बिल्कुल। अब असली सवाल उठता है, अगर हेमराज ने आरुषि को नहीं मारा तो उन दोनों को किसने मारा? और यहाँ से ये मामला एक ऐसी पहेली बन गया जिसका कोई सीधा जवाब नहीं था। क्योंकि घर में जबरदस्त घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ, किसी बाहरी व्यक्ति के आने का कोई सबूत नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो यहीं पर जांचकर्ताओं को उन छोटे छोटे डिजिटल और मैकेनिकल सुरागों पर ध्यान देना पड़ा जो आम तौर पर नजरअंदाज हो जाते हैं। हाँ, और यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। सीबीआई ने कुछ ऐसे सुराग खोजे जिन्होंने रहस्य को और गहरा कर दिया। पहला, आरुषि के कमरे का दरवाजा मैकेनिकली यानी यंत्रवत बंद था। एक मिनट, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैकेनिकली लॉक्ड का मतलब है कि दरवाजे को बाहर से चाबी लगाकर या नॉब घुमाकर बंद किया गया था जब आरुषि अंदर थी। अच्छा। ये दरवाजा अपने आप बंद होने वाला नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि जो भी व्यक्ति कमरे से आखिरी बार बाहर निकला, उसने दरवाजा बंद किया। ये पैनिक में भागने वाले कातिल का काम नहीं लगता, ये एक सोचा समझा कदम लगता है। और दूसरा सुराग था घर का इंटरनेट राउटर। उसके लॉग्स दिखा रहे थे कि हत्याओं वाली रात को देर तक उसे बार बार ऑन और ऑफ किया गया था। और ये एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच था।
बचाव पक्ष ने हमेशा कहा कि ये ऑटोमेटिक रीबूट हो सकता था, जो उस जमाने के राउटर्स में आम था। लेकिन जांचकर्ताओं के लिए उनके लिए ये रात के सन्नाटे में एक डिजिटल चीख जैसा था। ये दिखा रहा था कि हत्याओं के बाद भी घर में कोई था जो जाग रहा था और शायद अपने डिजिटल निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था। ये सामान्य व्यवहार तो बिल्कुल नहीं था। और तीसरा और शायद सबसे चौंकाने वाला सुराग, माता पिता बगल के कमरे में सो रहे थे, एयर कंडीशनर भी चल रहा था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं सुना। 2 हत्याएं, शायद 2 अलग-अलग हथियारों का इस्तेमाल हुआ और बगल के कमरे में किसी को कुछ पता नहीं चला। हाँ, जांचकर्ताओं के लिए यही सबसे बड़ा सवालिया निशान बन गया। उनके लिए ये मानना लगभग नामुमकिन था कि बगल के कमरे में 2 हत्याएं हो जाएं और किसी की नींद तक न टूटे। तो यहीं से शक की सुई घर के बाहर से घूमकर घर के अंदर की तरफ आने लगी। उनके पास कोई बाहरी थ्योरी नहीं थी, तो उन्होंने अंदरूनी थ्योरी पर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही शक की सुई माता पिता पर घूमी, जांचकर्ताओं ने एक नई कहानी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि कोई बाहरी व्यक्ति एक सुरक्षित अपार्टमेंट में बिना शोर किए घुसकर 2 लोगों को मारकर गायब नहीं हो सकता। सही। हत्या में इस्तेमाल हथियार किसी क्लिनिक के औजार, मतलब डेंटल स्केपल, और घर की चीज जैसे गोल्फ स्टिक जैसा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, छत का दरवाजा जहां हेमराज का शव मिला था, वो अंदर से बंद था। ये सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और इस केस की सबसे बड़ी सीख यही है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक कहानी बनाते हैं और इंसान कहानी पर विश्वास करने के लिए बना है। जब कोई सीधा सबूत नहीं होता, जैसे फिंगरप्रिंट, डीएनए या चश्मदीद, तो आप बिंदुओं को जोड़कर एक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन खतरा यह है कि उन्हीं बिंदुओं को जोड़कर एक से ज्यादा तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। और मीडिया ने एक तस्वीर चुन ली। ये कहानी जंगल की आग की तरफ फैली। ऑनर किलिंग, आरुषि को हेमराज के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाना, गुस्से में किया गया अपराध। लेकिन एक बात साफ कर देना जरूरी है। हाँ, कि इनमें से किसी भी सनसनीखेज दावे को कभी भी ठोस सबूतों के साथ साबित नहीं किया जा सका। ये सब अटकलें थीं। फिर भी तलवार दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया। और सच कहूं तो मीडिया ट्रायल कोर्टरूम के ट्रायल से कहीं ज्यादा कठोर था। बिल्कुल। जब सीबीआई टीम ने ऑनर किलिंग की कहानी पेश की, तो वो समाज की धारणाओं में इतनी आसानी से फिट हो गई कि सबूतों की कमी को नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ सिर्फ न्याय प्रणाली का नहीं, बल्कि हमारी कहानी सुनने की मानवीय प्रवृत्ति का भी इम्तिहान था। और ये मामला तब और भी अजीब हो गया जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई खुद इस केस पर 2 हिस्सों में बढ़ गई। हाँ, ये केस 2 सीबीआई टीमों के बीच एक युद्ध बन गया। यहाँ से ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा, बल्कि एक संस्थागत संकट बन गया। ये इस मामले के सबसे असाधारण पहलुओं में से एक है। एक ही एजेंसी, एक ही केस और 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे। ये कैसे संभव है? पहली सीबीआई टीम, जिसे अरुण कुमार लीड कर रहे थे, उनका निष्कर्ष था कि माता पिता निर्दोष हैं। अच्छा। तो उन्होंने अपनी जांच नौकरों पर केंद्रित की। कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल। उनके नार्को टेस्ट किए गए, जिसमें उन्होंने अपराध में शामिल होने की बात कही। हालांकि नार्को टेस्ट कोर्ट में सबूत नहीं माने जाते। तो पहली टीम की जांच की दिशा बाहरी थ्योरी पे थी। बिल्कुल। लेकिन फिर एजेंसी में लीडरशिप बदली और जांच के लिए एक नई टीम बनाई गई, जिसे एजीएल कॉल लीड कर रहे थे। और सीबीआई की इस दूसरी टीम का निष्कर्ष 180 डिग्री उल्टा। माता पिता ही दोषी हैं। उन्होंने पहली टीम की जांच को खारिज कर दिया, नार्को टेस्ट को अविश्वसनीय बताया और पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एक नई कहानी बनाई। और ये सिर्फ निष्कर्ष का अंतर नहीं था, ये जांच के तरीके का अंतर था। टीम 1 फोरेंसिक सबूतों की कमी को माता पिता के निर्दोष होने का संकेत मान रही थी। टीम 2 उसी फोरेंसिक सबूतों की कमी को सबूत मिटाने का संकेत मान रही थी। एक ही तथ्य, 2 बिल्कुल विपरीत व्याख्याएं। ये दिखाता है कि जब आपके पास ठोस सबूत न हो, तो जांच अधिकारी की अपनी धारणाएं कितनी हावी हो सकती हैं। और अंत में जज ने दूसरी टीम की रिपोर्ट के आधार पर माता पिता पर मुकदमा चलाने का फैसला किया 2013 में। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक लंबी श्रृंखला के आधार पर राजेश और नूपुर तलवार को अपनी ही बेटी और अपने नौकर की हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें जेल भेज दिया गया और ऐसा लगा कि देश के सबसे चर्चित मामले का अंत हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जो केस परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर खड़ा किया गया था, उसका अंत भी उन्हीं साक्ष्यों की एक नई व्याख्या से होना बाकी था। ठीक है। सालों जेल में रहने के बाद
2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलवार दंपत्ति की अपील पर सबूतों की फिर से समीक्षा की और उन्होंने जो पाया उसने निचली अदालत के पूरे फैसले को पलट कर रख दिया। उच्च न्यायालय ने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या क्या सबूत हैं, उन्होंने ये भी देखा कि वे सबूत कितने मजबूत हैं, और यहीं पर पूरा केस बिखर गया। बिल्कुल, अदालत ने पाया कि केस में बहुत सारी खामियां थी। कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला जो माता पिता को अपराध से जोड़ता हो। हत्या का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। माता पिता के कपड़ों पर खून के निशान नहीं थे। और हत्या का कोई ठोस मकसद साबित नहीं हो सका। अदालत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विकल्पों की श्रृंखला तो बनाई, लेकिन उस श्रृंखला की हर कड़ी मजबूत नहीं थी, बल्कि कई कड़ियां तो थी ही नहीं। जैसे वो गोल्फ स्टिक वाली थ्योरी। हाँ, सीबीआई ने कहा कि सिर पर चोट गोल्फ स्टिक से की गई थी, लेकिन वे कभी निर्णायक रूप से ये साबित नहीं कर पाए कि तलवार परिवार की कौन सी स्टिक इस्तेमाल हुई थी या वो वाकई हत्या का हथियार थी। जब कड़ियां इतनी कमजोर हों तो पूरी जंजीर टूट जाती है। उच्च न्यायालय ने इंटरनेट राउटर की थ्योरी को भी बहुत कमजोर माना। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि माता पिता ने कुछ नहीं सुना, ये उनके कातिल होने का सबूत नहीं बन सकता। असल में उच्च न्यायालय का फैसला सीबीआई की जांच पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। उन्होंने कहा कि जांच में गंभीर खामियां थी और सबूतों की श्रृंखला में ऐसे गैप थे जिन्हें भरा नहीं जा सकता। और उन्होंने कहा कि संदेह कितना भी गहरा हो, वो सबूत की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा है। तलवार दंपति को संदेह का लाभ दिया जाता है और 4 साल जेल में बिताने के बाद वे आजाद हो गए। एक अंतिम मोड़ जिसने मामले को वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां से ये शुरू हुआ था। एक अनसुलझा रहस्य। जी हाँ, आज सालों बीत चुके हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आरुषि और हेमराज को किसने मारा। ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। क्या ये किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम था या किसी बाहरी का? या ये एक ऐसा आदर्श अपराध था जिसमें शायद गलत लोगों को दोषी ठहराया गया। इस केस की विरासत बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये व्यक्तिगत क्षति की कहानी है, ये मीडिया ट्रायल के खतरों की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये हमारी जांच प्रणाली की विफलता की कहानी है। सही। ये केस हमें आईना दिखाता है कि कैसे सबूतों के अभाव में धारणाएं और कहानियां सच का स्थान ले लेती हैं और जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देती हैं। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। इस पूरे मामले में हमने देखा कि कैसे एक ही सबूत की अलग अलग व्याख्याएं की गईं, कैसे एक ही एजेंसी 2 अलग अलग सच लेकर आई और कैसे अदालतें सबूतों के आधार पर बिल्कुल विपरीत फैसलों पर पहुंची। तो सवाल ये उठता है कि जब न्याय की पूरी प्रक्रिया ही आपको कई सच दे, तो आप असली सच तक कैसे पहुंचेंगे? या कुछ कहानियां हमेशा के लिए अनसुलझी पहेलियां बनकर ही रह जाती हैं, जो हमें सिस्टम के बारे में उतना ही बताती हैं जितना कि खुद अपराध के बारे में।